general or local participation and tax shall be custom according. Tax are considered to be the cost of living in a society. तो आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में रहने की कीमत होती है, ये जो टैक्स दिया जाता है, ठीक है, तो उस कीमत को आपको देना होता है किसी भी सोसाइटी में रहने की। द टैक्स आर लीड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द कॉमन वेलफेयर ऑफ कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। टैक्स जो लगाया जाता है वो गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है लोगों पे, और उस जो पैसे से गवर्नमेंट वो खर्च करती है उस सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, है ना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, दो तरह के टैक्स होते हैं इंडिया के अंदर। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इफ टैक्स इज लीड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ द पर्सन। डायरेक्ट टैक्स का मतलब है जो किसी की इनकम पर या उसकी वेल्थ पर, वेल्थ कहते हैं कि उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, कीमती चीज़ें जैसे होती हैं ना, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी है, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, तो वो वेल्थ होती है। तो किसी की इनकम पर या वेल्थ पर जो टैक्स लगाया जाता है, देन इट इज़ ए डायरेक्ट टैक्स, तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम समबडी एल्स। इसे कोई रिकवर नहीं करता है आपसे, इसे डायरेक्ट आप जो है गवर्नमेंट के खाते में पैसा ही जमा कराते हैं डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। द बर्डन ऑफ द टैक्स डायरेक्ट टैक्स, द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये शिफ्टेड नहीं होता है इसका बर्डन कि आपने किसी और के ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, if tax is levied on the price of a goods or service, ये किसी सर्विस या गुड्स की कीमत पर लगाया जाता है, उसकी जो कीमत है उस पर लगाया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है। देन इट इज़ ए इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे जीएसटी, कस्टम ड्यूटी है। इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द पर्सन पेइंग द टैक्स passes on the तो ये इसका टैक्स का बर्डन किसी दूसरे के ऊपर भी पास आउट कर दिया जाता है। उसने खरीदा तो मेरे ऊपर टैक्स का बर्डन आया, मैंने आगे भेज दिया, तो अब आगे वो बर्डन शिफ्ट हो गया, है ना। ये दो तरह के टैक्सेस इंडिया में होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। वाई आर लीव टैक्सेस लीव, तो द रीज़न फॉर levy of taxes is that they constitute the basic source of revenue to the government। तो ये जो है एक बेसिक सोर्स होता है किसी भी सरकार का, टैक्स का जो है रिकवर करना। रेवेन्यू तो रेज इज यूटिलाइज्ड फॉर मीटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिफेंस, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज लाइक रोड, डैम एक्सेट्रा। तो ये जो है गवर्नमेंट का बेसिक रेवेन्यू है, और इसको जो गवर्नमेंट कुछ करती है देश की सुरक्षा में, शिक्षा में, है ना, और स्वास्थ्य में, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, जैसे रोड बनाने में, डैम बनाने में, ठीक है, इस तरह की चीज़ों में गवर्नमेंट इसका खर्चा करती है। पावर टू लेवी टैक्स, चलो ये कुछ कंपोनेंट हैं इसके इनकम टैक्स, जैसे इनकम टैक्स, लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, सर्कुलर नोटिफिकेशन, इनकम टैक्स रूल्स, एनुअल फाइनेंस टैक्स, है ना। तो इनकम टैक्स ये जो है इनकम टैक्स 1961 में ये पूरी इंडिया के ऊपर लगाया जाता है। इनकम टैक्स पूरी इंडिया में लगता है। इट कैम इन टू फोर्स ऑन 1 अप्रैल 1960। ये जो लागू हुआ इंडिया के अंदर 1 अप्रैल 1962 को लागू हुआ, ठीक है। इसके अंदर सेक्शन 1 से 298 सेक्शन है, और शेड्यूल्स हैं 1, 2,
14 1 से लेकर 14 तक इसमें शेड्यूल्स हैं, है ना। सेक्शन यानी धारा और ये अनुसूची बोलते हैं, शेड्यूल्स। एक होता है फाइनेंस एक्ट, इसी के अंदर एवरी ईयर द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द फाइनेंस बिल इन द पार्लियामेंट सदस्य। तो हर साल आपने सुना होगा बजट आ गया है ना, बजट में आ रहा है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बजट बनाती है हर साल इंडिया का, उसके हिसाब से वो अनाउंस किया जाता है हर साल। When the finance bill is passed by both the houses of the parliament and then the assent of the president, तो ये फाइनेंस बिल जो बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, तो इसे बोथ हाउसेज से, जो लोकसभा राज्यसभा से बोथ से पास होता है, उसके बाद में ये जो है जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनका जो है इस पर अप्रूवल मिल जाता है, उनकी सहमति मिल जाती है, उसके बाद ये लागू हो जाता है। ठीक है। अमेंडमेंट आर मेड एवरी ईयर टू द इनकम टैक्स एक्ट, हर साल इसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं। फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस एक्ट कंटेन 4 पार्ट विच स्पेसिफाइड द रेट ऑफ टैक्स। जिसका एक पार्ट होता है फाइनेंस एक्ट का, जो फर्स्ट शेड्यूल होता है, उसके 4 पार्ट होते हैं। उन 4 पार्ट में क्या क्या लिखा हुआ होता है? फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाइड द रेट ऑफ टैक्सेस एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर अकॉर्डिंग पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल टू द फाइनेंस स्पेसिफाई द रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 8। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट में होता है उसमें रेट दिए हुए होते हैं, रेट दिए हुए होते हैं टैक्सेस के, कितना किस पे टैक्स लगेगा, कितनी इनकम है इतना टैक्स लगेगा, इतनी इनकम है तो इतना टैक्स लगेगा, ये उसमें रेट डिफाइन किए जाते हैं, है ना। इसके फर्स्ट शेड्यूल पहले जो पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में क्या होता है? स्पेसिफाइड द रेट विच इज टैक्स इज डिडक्टेबल एंड सोर्स फॉर द करंट ट्रांजेक्शन। तो जो TDS लगता है उसके रेट डिफाइन किए जाते हैं उसके पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड gives the rate for calculating income tax for deducting the income chargeable under the head of salary। तो थर्ड पार्ट में सैलरी पर जो टैक्सेस लगने हैं उसको पार्ट थर्ड में डिफाइन किया जाता है। फोर्थ पार्ट gives the rules for computing net agriculture income। तो नेट एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करने के लिए, उसकी गणना करने के लिए फोर्थ पार्ट है उसमें शो किया जाता है ना। इनकम टैक्स रूल, तो रूल और सेक्शन में किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, रूल उसको करने का तरीका बताता है, इसका नियम करने का ये है ना। नियम से मतलब ये होता है। सर्कुलर और नोटिफिकेशन होता है। ये नोटिफिकेशन सर्कुलर क्या होता है? बीच बीच में डिपार्टमेंट CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड, ये है ना CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बीच बीच में इंफॉर्मेशन देता रहता है किसी चीज़ के बारे में, तो ये चीज़ ऐसे है वैसे है, जो नोटिफिकेशन आते रहते हैं, सूचना आती रहती है, तो ये नोटिफिकेशन। लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट, तो लीगल डिसीजन ऑफ कोर्ट में क्या होता है कि इनकम टैक्स से गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच में केसेस चलते रहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई यहाँ पर हमारा हमसे टैक्स चार्ज कर दिया गया, तो उसकी बेसिस पे वो टैक्स पेयर केस कर देता है। अगर वो केस जीत जाता है तो फिर नेक्स्ट अगर कोई ऐसा सिचुएशन होती है तो उस टैक्स का, उस केस का रेफरेंस देके उसका बेनिफिट लिया जा सकता है।
चार्ज ऑफ इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, इसके रेट होते हैं, रेट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, हर किसी व्यक्ति पे चार्ज किया जाता है ना। और इसमें जो है टैक्स इज चार्जेबल टोटल इनकम पे चार्ज किया जाएगा और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एंड नॉट द असेसमेंट ईयर। और प्रीवियस ईयर की जो टोटल इनकम है वो असेसमेंट ईयर में उसको पेड किया जाता है। यानी जैसे हमारा ये 24-25 कंप्लीट हो गया साल, तो अब इसका जो टैक्स हम जमा करेंगे, जो रिटर्न फाइल करेंगे वो 25-26 में करेंगे, लेकिन ये इनकम होगी आपकी, जो टोटल इनकम होगी वो होगी 24-25 की। तो जो 24-25 की है उसे प्रीवियस ईयर बोलेंगे या फाइनेंशियल ईयर, और असेसमेंट ईयर बोलेंगे जो उसका अगला साल। तो पर्सन में क्या आता है, इंडिविजुअल, HUF, एक्सटेंशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, फॉर्म कंपनी, ये सब पर्सन की डेफिनेशन में आता है। टोटल इनकम एंड टैक्स पेड, इनकम टैक्स ड्यू ऑन द एसेसिंग टोटल इनकम, सच टोटल इनकम हैज टू बी कंप्यूटेड एज पर द प्रोविजन कंटेन्ड इन द इनकम टैक्स एक्ट। तो टोटल इनकम पर ही क्या करा जाएगा, टैक्स चार्ज किया जाता है, लेकिन इस टोटल इनकम को निकालने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप से हमें करना होता है। टोटल इनकम को निकालने के लिए तो टोटल इनकम पर तो टैक्स लग जाएगा, लेकिन वो टोटल इनकम निकलेगी कैसे, क्या क्या हमें उसमें क्या करना पड़ेगा। वो सबसे पहले होता है डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। तो रेजिडेंशियल स्टेटस को हमें पहले डिटरमाइन करना होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बीइंग रेजिडेंट, ये हो गया। अब इसमें ज़्यादा उसको देखो, जो रेजिडेंट वाली जो वो है, किसी का भी रेजिडेंट की स्टेटस देखना होगा। एक होता है रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ROR, ये होता है जिसकी इनकम ग्लोबल इनकम है, जिसकी हर जगह जो है उसकी इनकम है, इंडिया में भी बाहर भी, तो रेजिडेंट है एंड नॉट रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट में आएगा, इस कैटेगरी में आता है। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, इंडियन इनकम भी है और फॉरेन बिजनेस इनकम कंट्रोल इन इंडिया, विदेश में भी इनकम है मगर उसका कंट्रोल इंडिया में ही है ना। तो उसे बोलेंगे रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो एक होता है नॉन रेजिडेंट, ओनली इंडियन सोर्स इनकम, है ना। तो उसमें ऐसा है कि जो आपका होगा तो उसका सोर्स जो है ओनली इंडियन इनकम है, लेकिन वो खुद जो है कहीं बाहर रहता है ना। तो इसमें और ज़्यादा वो होता है कि इतने दिन रहेगा, ये होगा, तो उस हिसाब से रहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है आपका कि किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना, है ना। तो उनमें से कौन सा स्टेटस है, तो मोस्टली हमारे केस में जो रहता है वो रेजिडेंट रहता है, ये वाला स्टेटस रहता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड, तो इसके कुछ हेड होते हैं इनकम के। सबसे पहले रेजिडेंट का आपने देख लिया, उसके बाद इसके इनकम के डिफरेंट हेड आपको जो है देखने पड़ेंगे। ए पर्सन में और इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, कोई व्यक्ति है जो अलग अलग तरह से जो है इनकम अर्न कर सकता है। फॉर एग्जांपल ए सैलरीड पर्सन अर्न इनकम बाय वे ऑफ सैलरी, तो सैलरी पर्सन है वो, उसकी इनकम का सोर्स क्या हुआ, सैलरी हुई, ठीक है। ही ऑल्सो गेट इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट, और वो इसके अलावा उसका पैसा है सेविंग अकाउंट में, उससे उसको इंटरेस्ट भी मिलता है। फिक्स डिपॉजिट या उसकी FD बनी हुई है बैंक में, तो उससे भी उसको इनकम आती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, यानी सैलरी से अलावा उसका बैंक में पैसा हो सकता है जिस पर उसे इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे वो FD के रूप में हो या अकाउंट में। इफ़ ही हैज़ इन्वेस्टेड इन शेयर्स, अगर मान लो वो उसके पास में कोई शेयर्स हैं किसी कंपनी के, ही वुड बी गेटिंग डिविडेंड, और उसे वो डिविडेंड मिलता है, उसको कुछ फ़ायदा मिल रहा है कंपनी की तरफ से जिसके शेयर ले रखे हैं, तो वो भी उसकी इनकम। एंड व्हेन ही सेल्स
these शेयर्स, अगर वो मान लो उन शेयर्स को सेल कर देता है, बेच देता है, तो ही में अर्न प्रॉफिट ऑन सच सेल, तो उस शेयर पे अगर उसे फ़ायदा हुआ है, इफ़ ही ऑन्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, मतलब फ़ायदा हुआ है तो वो इसकी इनकम का एक सोर्स बन जाएगा। इफ़ ही ऑन्स ए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी विच ही हैज़ लेट आउट, ही वुड अर्न रेंटल इनकम। मान लो किसी के पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कोई घर है उसके पास अपने घर से अलावा, और उसे वो किराए पे दे देता है, तो उसे उसकी किराए की इनकम आती है, तो वो भी आपका एक इनकम का पार्ट बनेगा। ये सैलरी से अलावा ये इनकम किसी व्यक्ति की हो सकती है, किसी पर्सन की। अब इसमें देखो इसके 5 हेड होते हैं। एक होता है सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 5 हेड होते हैं इसके, है ना, 5 हेड होते हैं इसके अंदर। पहला है सैलरी। सैलरी का मतलब है सैलरी, पेंशन एक्सेट्रा अन इज टैक्सेबल अंडर द हेड द सैलरी। तो अगर कोई किसी को सैलरी से इनकम हो रही है, पेंशन मिल रही है, तो उसका जो हेड होगा वो होगा सैलरी वाला, है ना। इस हेड के अंदर जो है उसकी इनकम जाएगी। रेंटल इनकम इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर किसी को किराए की इनकम मिल रही है किसी प्रॉपर्टी पे, तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले उसमें जाएगा, उसका पार्ट है ना, उसका पार्ट होगा। इनकम ड्राइव फ्रॉम कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन इज टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर किसी का कोई बिजनेस या प्रोफेशन है तो वो प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन वाले हेड में जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ ए कैपिटल एसेट्स, किसी ने अपनी कैपिटल एसेट्स बेच दी है, जैसे कि ज़मीन बेच दी, कोई मकान बेच दिया, शेयर्स बेच दिए, है ना, इस टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। तो इस तरह का जो ज़मीन या मकान या कोई शेयर सेल करने वाली जो इनकम होती है वो आती है आपकी कैपिटल गेन्स में, है ना। द फिफ्थ हेड ऑफ इनकम इज रेजिडुअल हेड, इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 but not taxable under the first 4 head will be taxed under the head income from other sources। तो जो इन चारों में नहीं आती है कोई इनकम, तो वो अदर सोर्सेज में, इस वाले पार्ट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगी, है ना। तो इस तरह से इनकम टैक्स के अंदर इसके 5 हेड होते हैं ये, और पाँचों में अलग अलग तरह से इनकम आती है। अब किसी की इसमें एक ही हो सकती है इनकम, सैलरी से, किसी की 2 तरह की इनकम हो सकती है, सैलरी से भी है, बिजनेस से भी, किसी की 3 तरह से हो सकती है, सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, 4 तरह से, कैपिटल गेन और ये सब मिला के, है ना। तो 5 हेड में भी इनकम हो सकती है। तो जिसकी जो इनकम है, सबसे पहले हम कि भाई इसकी, इस पर्सन की सैलरी की इनकम इतनी है, बिजनेस की इनकम इतनी है, कैपिटल गेन की इतनी है, रेंटल इतनी है, पहले आपको ये उसके नोट करने पड़ेंगे, है ना, तो उसके इनकम कहाँ से होती है। इसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। अब आपको सभी की जो है ईच हेड में कंप्यूटेशन बनाने पड़ेगा। कंप्यूटेशन बनाने में आपको ये देखना है कि उन 5 हेड की इनकम, या 3 हेड की या 2 हेड की, जितनी भी उसकी इनकम है उसको आप पहले नोट कर दोगे अपने पास। उसके बाद में एग्जेम्पशन, देयर आर सर्टेन इनकम विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स, लाइक agriculture income. These income have to be excluded and will not form part of total income। अगर किसी की इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम होती है तो एग्रीकल्चर इनकम उसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट नहीं होती है, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होती है, तो वो इसका पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर इनकम को भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। वो तब होगा कि कोई एग्रीकल्चर इनकम भी है और बिजनेस भी है किसी का, कि किसी की सैलरी से भी इनकम है और उसकी जो है खेती से भी आमदनी है। तो ऐसा है तो फिर वो एक परसेंटेज के बाद में, लिमिट के बाद में जाके टैक्सेबल हो जाती है एग्रीकल्चर इनकम। जो खाली जिसकी खाली एग्रीकल्चर इनकम ही है तो उसकी वो टैक्सेबल नहीं है।
वो जो है चाहे वो अपनी फसल बेच रहा हो। बेचो बिल्कुल करे। अगर हरी फसल की खेती की इनकम पे, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं है, लेकिन किसी का बिजनेस है और एग्रीकल्चर इनकम भी है, ये दोनों इनकम अगर मर्ज होंगी तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। Some incomes are partly exempt from income tax. Computed pension, these income are excluded only to extent to the limit specified in the Act. The balance income over and above Swiss private pension limit would enter computation of total income and have to be classified under the relevant head of income. तो कुछ इनकम ऐसी होंगी जो पार्टली हो जाएंगे, यानी कुछ उसमें टैक्सेबल, कुछ एग्जेम्प्ट, दोनों मिक्स हो सकती हैं। इसके बाद में डिडक्शन हमें देखना होगा ईच हेड में। सबसे पहले जो इनकम हो रही है उसमें हमने ऐसी इनकम निकाल ली जो एग्जेम्प्ट है। सपोज कोई सैलरी वाला पर्सन था, उसकी सैलरी कोई ज़्यादा नहीं थी, तो उसकी एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो एग्रीकल्चर इनकम को हम अलग रख लेंगे, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। फिर इसमें डिडक्शन भी हमें देखने होते हैं। देयर आर डिडक्शन एंड अलाउंसेस प्रिस्क्राइब्ड अंडर ईच हेड ऑफ इनकम। फॉर एग्जांपल, व्हाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी, म्यूनसिपल टैक्स एंड इंटरेस्ट ऑन द लोन आर अलाउड एज ए डिडक्शन, है ना। तो किसी ने कोई मान लो अपनी हाउस को रेंट पे दिया हुआ है, किराए पे दिया हुआ है, तो उस हाउस का म्यूनसिपल टैक्स भी जाएगा, नगर पालिका का टैक्स भी जाएगा। ठीक है। कोई इंटरेस्ट भी लग सकता है अगर उसने उस प्रॉपर्टी पे कोई लोन लिया है, जैसे मान लो होम लोन लेके उसने वो प्रॉपर्टी बनाई थी, तो उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, तो उसका वो भी जो है डिडक्शन में दिखा दिया जाएगा। यानी जो इनकम हो रही है, मान लो किसी की इनकम हुई 1 लाख की हो रही है साल भर में रेंट की, तो उसमें उसने मान लो 5,000 रुपये टैक्स के जमा कर दिए, और लोन की जो इंटरेस्ट दिया है उसने लोन वो 15,000 रुपये का, तो 20,000 रुपये उसकी इनकम कम हो जाएगी, 80,000 रुपये की इनकम मानी जाएगी। ठीक है। तो ये हेड वाइज हमें देखना होगा। इसके बाद है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो 5वां चौथा हो गया है, चौथा है क्लेविंग ऑफ इनकम ऑफ स्पाउस, माइनर चाइल्ड एक्सेट्रा। इन केस इंडिविजुअल इनकम इज लीव्ड ऑन ए स्लैब सिस्टम ऑन द टोटल इनकम टैक्स सिस्टम प्रोग्रेसिव एज द इनकम इंक्रीजेज, द एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज। सम taxpayer in higher income bracket have a tendency to divert some portion of their income to their spouse, minor child, etc. to minimize their tax burden। तो बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो खुद तो उनकी इनकम है, फिर उनकी वाइफ की भी इनकम है, उनके बच्चों की भी इनकम है। अब वाइफ की बच्चों का जो हो सकता है उसने अपनी वाइफ के नाम से एफडी करा रखी है, बच्चों के नाम से एफडी करा रखी है, तो उससे जो इनकम हो रही है तो वो अपनी इनकम को डाइवर्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो उनकी इनकम वो बच्चों की और वाइफ की हो जाए। तो इसमें ये क्लबिंग ऑफ इनकम का एक सिस्टम बनाया गया है कि अगर आपकी वाइफ की भी कोई इनकम है और आपके बच्चों की भी कोई इनकम है ना, तो वो आपकी इनकम ही मानी जाएगी। जो हस्बैंड है उसकी वाइफ की इनकम, उसकी बच्चों की इनकम और उसकी वाइफ की इनकम भी उसी की इनकम मानी जाएगी। तो ये अगर इस तरह की कोई इनकम है तो उस इनकम को आपको इसमें उसकी पर्सन की इनकम में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। अगर ऐसा है तो सेट ऑफ स्टेप 5 है सेट ऑफ ऑन और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस। तो अगर कोई मान लो आपका किसी साल में लॉस हो गया बिजनेस में, या सैलरी से मतलब नहीं, बिजनेस में अगर लॉस हो गया है, ठीक है, तो बिजनेस के लॉस को हम आगे नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर सकते हैं, यानी उसका नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस आ गया, बिजनेस में भी गड़बड़ी हो गई, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए, है ना, या कोई ऐसा लॉस हो गया उसका। लॉस ऐसे भी हो सकता है कि मान लो उसका स्टॉक था, माल हो गया, आग लग गई उसके,
ना उसे इंश्योरेंस का क्लेम भी नहीं मिला, तो वो लॉस में आएगा। तो लॉस की वजह से उसका नेट प्रॉफिट ना हो गया, नेट लॉस आ रहा है। तो अब उस साल में तो नेट लॉस आ गया उसको, लेकिन अब अगले साल में प्रॉफिट हुआ, तो वो जो लॉस था उसका पिछले साल का, वो इस वाले प्रॉफिट में एडजस्ट कर सकता है। तो भैया उसका जो प्रॉफिट होगा वो उस पर टैक्स देगा वो? अगर एक लिमिट से ज़्यादा होगा, उसका प्रॉफिट एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो, अब वो लिमिट क्या है वो आगे आएंगे, है ना। ये भी मैं इसका कंसेप्ट समझा रहा हूँ उसमें ना, कि क्या क्या स्टेप्स हैं होते हैं, क्या क्या देखना होता है। कभी ये टोटल इनकम निकालने के लिए सब देखना हो रहा है। टोटल इनकम पर टैक्स को चार्ज करना आसान है कि टोटल इनकम उस पर टैक्स चार्ज करो, तो इतना परसेंट लगा, लेकिन टोटल इनकम निकलेगी कैसे, तो ये जो स्टेप्स हैं वो उस चीज़ के हैं। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, इसके बाद में एक आपको एक ग्रॉस टोटल इनकम का कंप्यूटेशन बनाना पड़ेगा। द फाइनल फिगर ऑफ इनकम ऑफ लॉस अंडर ईच हेड ऑफ इनकम आफ्टर अबाउट एलिजिबल डिडक्शन अलाउंस एंड अदर एडजस्टमेंट आर देन एग्रीगेटेड आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू provision for claiming of income and set off and carry forward losses to arrive the gross total income। तो ये सब कुछ होने के बाद में आपको अपनी ग्रॉस टोटल इनकम मिल जाएगी। अभी टोटल इनकम नहीं आएगी आपकी, ये ग्रॉस टोटल इनकम है, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम के बाद में आपको डिडक्शन देखने होंगे, डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। ये स्टेप 6 तक यही है। अब डिडक्शन क्या होते हैं वो कल काफ़ी सारे डिडक्शन हैं, उन्हें पढ़ेंगे हम कल पढ़ेंगे। तो 6 स्टेप हमने कंप्लीट कर, ये स्टेप भी इम्पोर्टेंट है। स्टेप